नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं संघ की कार्यपालिका पर। ये बीपीएससी और एईडीओ एग्जाम के लिए एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है। हम बात करेंगे संविधान के अनुच्छेद 74 से 78 की। यकीन मानिए इन 5 आर्टिकल्स से सवाल तो पक्का ही आते हैं। तो चलिए आज ये पक्का कर लेते हैं कि एक एक डिटेल दिमाग में बैठ जाए। शुरू करें? तो शुरुआत करते हैं अनुच्छेद 74 से। ये आर्टिकल राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच के रिश्ते की बिल्कुल नींव रखता है। देखिए, इसका सीधा सा सिद्धांत ये है कि राष्ट्रपति कोई भी काम अकेले नहीं करते। उन्हें हमेशा प्रधानमंत्री की अगुवाई वाली मंत्रिपरिषद की सलाह और सहायता से ही काम करना होता है। अब ये स्लाइड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। देखिए कैसे सिर्फ 2 संशोधनों ने पूरी पावर डायनामिक्स ही बदल दी। 1976 में 42nd संशोधन ने सलाह को राष्ट्रपति पर बाइंडिंग मतलब बाध्यकारी बना दिया। लेकिन फिर 1978 में 44th संशोधन ने राष्ट्रपति को थोड़ी सी शक्ति दी कि वो सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। पर अगर वही सलाह दोबारा आ गई तो फिर उसे मानना ही पड़ेगा। ये क्रम बीपीएससी वालों का फेवरेट है, इसे अच्छे से याद रखना। और देखिए, ये कोई नई बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने तो बहुत पहले 1955 के राम जवाया कपूर केस में ही साफ कर दिया था कि राष्ट्रपति तो बस नाम के हेड हैं, असली पावर तो मंत्रिमंडल के हाथ में ही है। यहीं से हमारी संसदीय प्रणाली की नींव और मजबूत हुई। तो सबसे जरूरी बात है ये अंतर समझना। एग्जाम के लिए बस इतना याद रखिए, राष्ट्रपति हैं राज्य के प्रमुख यानी नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, लेकिन असली ताकत है सरकार के पास, जिसे लीड करते हैं प्रधानमंत्री, वो हैं रियल एग्जीक्यूटिव। अब आते हैं आर्टिकल 75 पर। यह बताता है कि सरकार बनती कैसे है। देखिए, प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, फिर प्रधानमंत्री की सलाह पर बाकी मंत्रियों को नियुक्त किया जाता है। हाँ, एक शर्त है, हर मंत्री को 6 महीने के अंदर संसद का सदस्य बनना जरूरी है। और सबसे जरूरी बात, पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जवाबदेह होती है। यही तो हमारे लोकतंत्र का आधार है। चलिए, सरकार के कामकाज को तो समझ लिया। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सरकार के सबसे बड़े कानूनी सलाहकार की, यानी भारत के महान्यायवादी की, जिनका जिक्र आर्टिकल 76 में है। तो महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल असल में सरकार के वकील होते हैं। इनका काम है सरकार को कानूनी मामलों पर सलाह देना और कोर्ट में सरकार का पक्ष रखना। और हाँ, इनकी क्वालिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होनी चाहिए। अब इनके अधिकारों पर जरा गौर कीजिए। वो संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में बोल सकते हैं, हिस्सा ले सकते हैं, किसी भी संसदीय कमेटी के सदस्य भी हो सकते हैं। लेकिन इन अधिकारों में एक बहुत बड़ा पेच है जिस पर अक्सर सवाल बनता है। चलिए अगली स्लाइड में उसे क्लियर करते हैं। और ये रहा वो सबसे जरूरी फैक्ट, अटॉर्नी जनरल संसद में बोल तो सकते हैं, बहस में हिस्सा भी ले सकते हैं, लेकिन वोट नहीं डाल सकते। क्यों? क्योंकि वो संसद के चुने हुए सदस्य नहीं होते। ये पॉइंट एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, इसे बिल्कुल मत भूलिएगा। ये टेबल स्टेट पीसीएस एग्जाम्स के लिए बहुत जरूरी है। देखिए, अटॉर्नी जनरल का पद संवैधानिक है आर्टिकल 76 में। सॉलिसिटर जनरल का पद संवैधानिक नहीं है, वो बस अटॉर्नी जनरल की मदद करते हैं। और जैसे केंद्र में अटॉर्नी जनरल होते हैं, वैसे ही राज्य में होते हैं एडवोकेट जनरल, जिनका जिक्र आर्टिकल 165 में है। ठीक है, अब देखते हैं कि सरकार का कामकाज असल में चलता कैसे है। वो कौन सी औपचारिक प्रक्रियाएं हैं जो ये सुनिश्चित करती हैं कि सब कुछ संविधान के हिसाब से हो रहा है। तो आर्टिकल 77 कहता है कि सरकार के सारे कार्यकारी काम औपचारिक रूप से राष्ट्रपति के नाम पर ही किए जाते हैं। और सबसे अहम बात, राष्ट्रपति के नाम पर जारी किसी भी आदेश को इस आधार पर कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती कि ये आदेश तो राष्ट्रपति ने बनाया ही नहीं। ये एक तरह की कानूनी सुरक्षा है। और फिर आता है आर्टिकल 78, जो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच एक पुल का काम करता है। ये प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि वो मंत्रिपरिषद के सभी फैसलों और कानूनों के प्रस्तावों के बारे में राष्ट्रपति को जानकारी दे। मतलब प्रधानमंत्री ही वो कड़ी है जो कार्यपालिका को राष्ट्राध्यक्ष से जोड़ती है। तो हमने काफी कुछ कवर कर लिया है। चलिए अब एक क्विक रिवीजन करते हैं उन मेन पॉइंट्स का जो एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। बस ये 4 बातें दिमाग में बिठा लीजिए। पहली, असली कार्यकारी शक्ति प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद के पास है। दूसरी, राष्ट्रपति सिर्फ एक संवैधानिक प्रमुख है यानी नॉमिनल हेड। तीसरी, लोकतंत्र की आत्मा बसती है मंत्रिपरिषद की लोकसभा के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी में।
और चौथी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच की सबसे अहम कड़ी है। अगर ये 4 पॉइंट क्लियर हैं तो समझ लीजिए आपने यूनियन एग्जीक्यूटिव का सार समझ लिया। तो आप जब सब कुछ समझ आ गया है तो क्यों ना अपने ज्ञान को परखा जाए। देखते हैं इन सवालों का जवाब दे पाते हैं या नहीं। पहला सवाल स्क्रीन पर है। किस संशोधन ने पहली बार मंत्रिमंडल की सलाह को राष्ट्रपति पर बाध्यकारी बनाया? जरा सोचिए, ये एक क्लासिक सवाल है। बिल्कुल सही, इसका जवाब है सी, 42वां संशोधन। इसी ने सबसे पहले सलाह को बाइंडिंग बनाया था। अगला सवाल, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? ये सवाल संसदीय लोकतंत्र के सबसे बेसिक सिद्धांत को टेस्ट करता है। इसका सही जवाब है डी, लोकसभा। ये बात सीधे सीधे आर्टिकल 75(3) में कही गई है। और आखिरी सवाल, भारत के महान्यायवादी के बारे में इनमें से कौन सी बात सही है? ऑप्शंस को ध्यान से पढ़िए, यहीं पर असली तैयारी पता चलती है। सही जवाब है डी, वे राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। इसका मतलब है कि उनका कोई फिक्स्ड कार्यकाल नहीं होता और राष्ट्रपति उन्हें कभी भी हटा सकते हैं। हमें उम्मीद है कि इस चर्चा से आपकी तैयारी में जरूर मदद मिली होगी। बीपीएससी टीआरई 4 और एईडीओ की पूरी तैयारी के लिए और ऐसे ही डीप एनालिसिस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।